THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर चैनल THI एजुकेशन। माय नेम इज नवीन वर्मा। तो मैं आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं कुछ आपसे बातें करूंगा, फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा। बट मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। हम लोग जल्द ही ऑनलाइन क्लास से जुड़ने जा रहे हैं, मतलब हम लोग डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ये यूट्यूब पे आपके लिए आपको डेमो दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद हम लोग आपसे फेस टू फेस पढ़ेंगे, है ना। और फेस टू फेस जल्द हम लोग आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहे हैं। अगर जो भी बच्चा, चाहे CBSE बोर्ड का है चाहे वो UP बोर्ड का है, अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारे ऑनलाइन एडमिशन ओपन हो चुका है 5 सितंबर से। और जो भी बच्चा हमसे कांटेक्ट करना चाहता है या जुड़ना चाहता है तो हमारे इस नंबर से जुड़ सकता है 9450480906 या 9450521906 पे हमें कांटेक्ट कर सकता है, या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकता है कि सर हमको जुड़ना है THI एजुकेशन चैनल पे। ठीक, तो व्हाट्सएप नंबर जो है 9450189301, या आप इस नंबर पे भी आप जुड़ सकते हैं 9450246301। तो इस पे हम लोग आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करके आप अपना नाम या जिस भी क्लास में पढ़ना चाह रहे हैं, UP बोर्ड CBSE बोर्ड, आप बता दीजिएगा और आप एडमिशन करा लीजिएगा अगर आप इच्छुक हैं तो। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको टीचर्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप जरूर पढ़िएगा ऑनलाइन क्लास, क्योंकि इस बार आपके पास टाइम बहुत कम है। तो प्लीज बच्चों आप लोग जुड़िएगा जरूर ऑनलाइन क्लास के थ्रू। और हम लोग कोशिश करेंगे जैसे हम लोग क्लास में ऑफलाइन क्लास के थ्रू पढ़ते हैं, सेम टू सेम, कोई कुछ कमी नहीं रहेगा, एकदम वैसे आपको फील वैसे ही रहेगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक, तो कांटेक्ट जरूर करिए, आप एडमिशन जरूर कराइए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स। सॉलिड स्टेट, फिर सॉल्यूशन, फिर केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके बहुत सारे, इसके पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाया, मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन पढ़ाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, सबके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। तो आज मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स अच्छे हैं, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और कहां से इस बार सिलेबस से कौन सा टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, ये सब बातें मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स भी बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिकल काइनेटिक्स भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये देखिए, केमिकल काइनेटिक्स अपन पढ़ने जा रहे हैं, किसका पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो केमिकल काइनेटिक्स में होता क्या है, कितने टाइप, इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, कितने टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। फिर इसके अंदर आप लोग पढ़ते ही होंगे ऑर्डर्स, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर। इसके बाद बहुत सारे टॉपिक, कोलिजन होते थे, आर्हीनियस थ्योरी होते थे, ये सब अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करने जा रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स। स्टार्ट हो जाइए, तैयार रहिए। चलिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल काइनेटिक्स। मजेदार टॉपिक है, आपको मजा भी आएगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। टफ चैप्टर नहीं है, सिंपल चैप्टर है। ओके बच्चों, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करता हूं। केमिकल काइनेटिक्स, तो ये आपके सामने लेकर आया हूं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच
जिसके अंदर अपन लोग रेट ऑफ रिएक्शन कि कोई भी रिएक्शन कितनी रेट से चल रहा, कितनी उसकी स्पीड है या उसकी मैकेनिज्म। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन का रेट, रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और उसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं? तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, चलिए तो मैं यहां बता दे रहा हूं। The branch of physical chemistry, the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction and factor affecting rate of reaction and its mechanism known as क्या, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स ये कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगला पॉइंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोग जानेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिएगा, दो टाइप के सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको पता होगा। फर्स्ट जो है रिएक्टेंट होता है एंड सेकंड होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है और धीरे धीरे प्रोडक्ट बनने लगता है, ये आपको पता ही होगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन, जो भी आप अमाउंट ले रहे थे, जो भी आप मोल ले रहे थे, उनके कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा विद टाइम के साथ साथ। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो टाइम कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रहा किसके, पर यूनिट टाइम, इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा विद पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंजिंग किसके साथ, टाइम के साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग किया अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है तीन टाइप का होता है।
कितने? 3 टाइप का। तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एवरेज रेट, सेकेंड होता है इंस्टेंटेनियस रेट, थर्ड होता है इनिशियल रेट। तो क्या होता है? फर्स्ट एवरेज रेट, सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट एंड थर्ड इनिशियल रेट। तो मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट एवरेज रेट बताऊंगा, इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। ठीक, तो चलिए एवरेज रेट आपको बताने जा रहा हूं। एवरेज रेट, एवरेज रेट। ठीक, मैंने क्या किया, एक रिएक्शन लिया, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया। ये आपको हाइपोथेटिकल ही मानना पड़ेगा। मान लीजिए एक रिएक्शन है ए और गिव्स आउट बी। एक रिएक्शन है ए जिसमें ए क्या है? रिएक्टेंट है, और बी क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक, धीरे धीरे इनिशियल कंसंट्रेशन T बराबर 0 पे, जब टाइम कुछ नहीं था, इसका कंसंट्रेशन स्मॉल ए मान लिया। कितना? स्मॉल ए। तो क्या जब ये शुरुआत में था, क्या अभी बी कुछ बड़ा है? नहीं। तो यहां पे कितना है? 0। अब मैंने टाइम कितना ले लिया? T1 टाइम ले लिया। कितना टाइम? T1 ले लिया। तो जैसे ही T1 टाइम लूंगा, अब कुछ ना कुछ ये धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होगा, और धीरे धीरे यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो T बराबर टाइम, T1 टाइम पे मैंने इसी कंसंट्रेशन कितना मान लिया? A1। कितना? A1। तो यहां पे धीरे धीरे कुछ ना कुछ बदला होगा। जैसे यहां पे चेंज हुआ होगा, यहां ना कुछ बना होगा। और कितना बना? मान लीजिए T1 टाइम पे कितना बना? B1 टाइम, B1 प्रोडक्ट बना है। फिर एक थोड़ा सा अलग टाइम देखा, थोड़ी देर बाद मैंने देखा, तो ले लिया T2 टाइम। T2 टाइम पे देखा ये थोड़ा सा और हो सकता है, कम हो गया हो, और यहां पे क्या हो गया? A2 बन गया। और यहां A2 हो चुका है, और यहां कितना बनेगा? बदल गया होगा, हो सकता है यहां B2, B की जो कंसंट्रेशन है वो B2 फॉर्म में आ चुका है। तो अब मैं कंसेंट टाइम में चेंजिंग देखूंगा, कितना होगा इसके टाइम में चेंजिंग, कितने का आ रहा है। तो क्या बताएं? चेंज इन टाइम, टाइम में चेंजिंग कितने का हो रहा है? अरे बताइए, T2 माइनस T1। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा T। तो एक टाइम में चेंजिंग कितना होगा? T2 माइनस T1 या डेल्टा T। ठीक, चलिए। अच्छा, A की कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, A की कंसंट्रेशन में चेंजिंग क्या हो रहा है? पहले कितना था? A1 हुआ, बाद में कितना हुआ? A2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बताइए क्या होगा? A2 माइनस A1। ये इससे कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा A। उसी तरीके से B के कंसंट्रेशन में चेंजिंग निकाल लेते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B। तो B की कंसंट्रेशन में चेंज कितने का होगा? बताइए। B2 माइनस B1। क्या इसको क्या लिखता हूं? डेल्टा B। अच्छा बताइएगा, क्या A1 बड़ा है या A2 बड़ा? A1 बड़ा है। शुरुआत में A का कंसंट्रेशन ज्यादा था, बाद में थोड़ा सा और कम हो गया। तो बताइए, कम में से ज्यादा घटाएंगे, किस में आएगा? माइनस में आएगा। अच्छा बताइए, B1 बड़ा या B2? पहले B थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ी देर बाद B और बन जाएगा, तो B2 बड़ा है। तो बड़े में से जब आप छोटा घटाएंगे तो कौन क्या प्लस में आएगा? माइनस में? प्लस में आएगा। तो ये क्या है? जो B के कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ रहा है वो प्लस में आएगा, जबकि जो A की कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ रहा है किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक, तो अब मैं बात करूं, क्या धीरे धीरे A समय के साथ कम होगा और B धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेगा? तो मैं यहां पे दो बातें बोलने जा रहा हूं, एक रेट ऑफ डिसएपियरेंस और एक होता रेट ऑफ एपियरेंस। डिसएपियरेंस कहने का मतलब जो धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो रहा हो। कौन खत्म होता है? रिएक्टेंट। तो डिसएपियरेंस किसके पास, किसके साथ लगाऊंगा? A के साथ। और एपियरेंस किसके साथ लगाऊंगा? B के साथ, क्योंकि B समय के साथ, टाइम के साथ धीरे धीरे बन रहा है, बढ़ रहा है लगातार। ठीक, तो मैं यहां दो बातें लिखने जा रहा हूं।
रेट ऑफ, कौन सा रेट? एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए। तो ए के डिसअपीयरेंस का एवरेज रेट कितना आएगा? A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। बताइए प्लस में या माइनस में? प्लस में, माइनस में, ये माइनस में आएगा। ठीक, डिसअपीयरेंस थोड़ा समय के साथ धीरे धीरे कम होगा तो इसलिए माइनस चिन्ह, या इसी को मैं और भी लिख सकता हूं क्या? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये किसका है? डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी समय के साथ धीरे धीरे बनेगा, खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे बन रहा है, तो उसके पास क्या लगाऊंगा? अपीयरेंस। तो क्या लिख सकता हूं? एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो बी का एवरेज, अपीयरेंस का एवरेज रेट कितना आएगा? B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। बताइए ये प्लस में या माइनस में? प्लस में। ठीक, चलिए, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो ये था क्या? एवरेज रेट। एवरेज रेट समझ में आया क्या? आप दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कंसंट्रेशन निकालेंगे, फिर इसके बाद आप दोनों को फाइनल माइनस इनिशियल, आप दोनों का रेशियो ले लेंगे, कंसंट्रेशन और टाइम का रेशियो ले लेंगे, जिसका भी आपका एवरेज रेट निकालना है। अगर आप रिएक्टेंट का निकालना चाह रहे हैं तो रिएक्टेंट का अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन और उसका दोनों टाइम को भी आप एवरेज ले लीजिए, और दोनों का रेशियो जब आप निकालेंगे तो वही उसका एवरेज रेट कहलाएगा। अगर आप बी का या कोई भी किसी का भी निकालना हो तो जिसका निकालना है उसी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन उसके टाइम में चेंजिंग आपको पक्का आ जाएगा उसका एवरेज रेट, बट इंस्टेंटेनियस रेट नहीं आएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट जैसे मैंने अचानक से पूछ लिया कि अभी इसका रेट स्पीड क्या है, अचानक से कोई एक टाइम दे दिया, तुरंत का तुरंत पूछ लिया कि इसका रेट क्या है, तो उस टाइम आप एवरेज नहीं निकालेंगे, आप उस टाइम उसका इंस्टेंटेनियस रेट बताएंगे कि सर इस टाइम इसका इंस्टेंटेनियस रेट होगा। ठीक, किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे क्या आता है? उसका इंस्टेंटेनियस रेट आता है, अचानक तात्क्षणिक समय पे। समझ पा रहे हो? तो चलिए देखिएगा, मैं थोड़ा सा ग्राफिकल के फॉर्म में दिखा रहा हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, देखिएगा ग्राफ, एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट के लिए पहले बता रहा हूं, और इधर प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूं। देखिएगा क्या एक रिएक्शन, मान लीजिए ग्राफ है, किसके किसके बीच? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच मैंने ग्राफ खींचा। किसके किसके बीच? कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच ग्राफ खींचा। क्या बताइए, शुरुआत में रिएक्टेंट क्या था? 0 था, सही है या मैक्सिमम था? शुरुआत में प्रोडक्ट 0 था, रिएक्टेंट शुरुआत में ज्यादा था, मैक्सिमम था, जितना वो रखा गया था उतना था। तो शुरुआत में रिएक्टेंट क्या था? ये देखिए टी बराबर, मैंने यहाँ पे 0 है, ये टाइम 0 है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो मैक्सिमम कंडीशन पे है। किस फॉर्म में है? मैक्सिमम कंडीशन पे, इस कंडीशन पे मैक्सिमम फॉर्म पे है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, घटता जाएगा। तो ग्राफ जो होगा इसका कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे ग्राफ। ठीक, तो यहां मैं आपको बता दे रहा हूं, देख लीजिए, दो टाइम अलग अलग टाइम पे दिखा दे रहा हूं। एक टाइम ये देखिए, ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम है। T2 टाइम पे ये देखिए इसका कंसंट्रेशन कुछ अलग है, और T1 टाइम पे कंसंट्रेशन ये है। तो T1 टाइम पे मान लीजिए कंसंट्रेशन मैंने
C1 मान लिया और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन मैंने कितना मान लिया C2। तो बताइए इसका एवरेज रेट क्या आएगा? एवरेज रेट किसका? A का। क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए मैं यहां क्या बताऊंगा? माइनस। रिएक्टेंट का जब रेट निकालते हैं तो क्या लगाते हैं? माइनस में। बताइए क्या करेंगे? फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? C2 और पहले कितना था? C1। तो क्या होगा? C2 माइनस C1 अपॉन टाइम में चेंजिंग T2 माइनस T1। ठीक, ये ग्राफ है और उसका कैसे निकाला हूं तो क्या इसको लिख सकता हूं? माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ओके, तो ये है माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें A के टर्म में बताया था और यहाँ C के टर्म में बता रहा हूं। तो ये ग्राफ है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से बनता है। ऐसा क्यों बना? क्योंकि शुरुआत में जब टाइम t बराबर 0 था, तो उस टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम था। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा और कभी ना कभी कांस्टेंट हो जाएगा। तो शुरुआत में T1 टाइम पे उसका कंसंट्रेशन देखिएगा, शुरुआत में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, C1 था। जैसे और टाइम हुआ उसका कंसंट्रेशन और घट गया। तो अब उसका अगर एवरेज रेट निकालना है तो C2 माइनस C1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम में ले लिया। ठीक, इसी तरीके से आप इसका एवरेज रेट निकालेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब मैं बात करूं प्रोडक्ट ग्राफ। प्रोडक्ट का ग्राफ देखिएगा कुछ ऐसा होगा। प्रोडक्ट का ग्राफ देखिए ऐसा, ये है प्रोडक्ट का ग्राफ। ये रिएक्टेंट था, ये बना रहा प्रोडक्ट। बताइएगा क्या शुरुआत में रिएक्टेंट ज्यादा था, प्रोडक्ट कितना था? 0 था। धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा तो प्रोडक्ट बनने लगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। तो ये मैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींच रहा हूं। तो देखिएगा शुरुआत में जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट भी कितना था? 0 था। प्रोडक्ट भी कितना था? 0 था। शुरुआत में टाइम 0, प्रोडक्ट भी 0। टाइम बढ़ रहा, धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कुछ ऐसा 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 कुछ ऐसा बन गया। ओके, देखिएगा टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो देखिएगा मैंने अलग अलग टाइम लिया। मान लीजिए T1 टाइम, कौन सा टाइम? T1। तो ये देखिए T1 टाइम ले लिया इसका, ये T1 टाइम और T1 टाइम पे मैंने कंसंट्रेशन देखा कितना आया? C1 आया। फिर टाइम और ले लिया, ये देखिए अलग थोड़ी देर बाद टाइम देखा T2 टाइम पे उसका कंसंट्रेशन और ज्यादा हो गया, बन गया और ज्यादा C2। तो बताइएगा C2 बढ़ा या C1? C2 ज्यादा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है C2 बढ़ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो इसके कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आएगा इसका एवरेज रेट निकालेंगे। किसका? प्रोडक्ट का। तो बताइए क्या एपेरियंस होगा या डिसएपेरियंस? एपेरियंस होगा। कैसे निकालेंगे? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये प्लस में आएगा माइनस में? प्लस में आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। या इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, प्लस डेल्टा C एवरेज लिया अपॉन डेल्टा T। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा बताइए अगर मैं दोनों ग्राफ को ऐसे कुछ मिक्स कर दूं, कुछ इस तरीके से देखिएगा, ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। इन दोनों ग्राफ को मैंने मिक्स कर दिया और आपको पूछ लिया पहचानना है कि कौन किसका ग्राफ है। तो बताइए इसमें कौन सा रिएक्टेंट का ग्राफ और कौन सा प्रोडक्ट का? तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कौन सा रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट? ये दिखाई पड़ रहा है धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रहा है, तो ये किसका ग्राफ है? प्रोडक्ट का। और ये धीरे धीरे समय के साथ कम हो रहा है, तो ये किसका ग्राफ है? रिएक्टेंट का ग्राफ है। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये आपको एवरेज रेट के बारे में मैंने ग्राफिकल सही ग्राफ के द्वारा भी समझा दिया और कैसे उसका डेरिवेशन, कैसे फॉर्मूले लिखते हैं, ये आपको एवरेज रेट के बारे में अच्छे से मैंने बताया। अब होता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। इसी ही ग्राफ में मैं आपको इसी में इंस्टेंटेनियस रेट भी बता दे रहा हूं। इसी ग्राफ में जैसे मैंने क्या बोला,
देखिएगा ऐसे। इसी ग्राफ में मैं आपको बता रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट। मान लीजिए इसी टाइम पे मेरे से पूछ लिया जाए, इस टाइम पे ये टाइम है, एक अचानक से टाइम मेरे को दे दिया गया और पूछ लिया गया कि आप इस पे रेट बताइए। तो आप इस पे रेट, आप यहाँ पे एवरेज नहीं लेंगे, अलग अलग टाइम पे नहीं बोला, एक ही टाइम देके किसी ने आपसे पूछा कि इस टाइम पे रेट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधे पहले उसी लाइन पे आप उसी पॉइंट पे आप एक लाइन खींचेंगे सीधी। ये मैंने लाइन खींच दिया। इसके बाद आप उसका दो एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो देखिएगा ये इसका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, जो भी यहां टाइम है इस पे आप मिला दीजिए इसको टाइम से, ये टाइम है, और यहां इस पे कंसंट्रेशन, ये देखिएगा ये कंसंट्रेशन इसका सी है, जो भी कंसंट्रेशन है सी। आप इसका ये एक्स एक्सिस हो गया और ये टाइम वाला कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। उस पॉइंट से मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन में मिला दिया पॉइंट को। अब मैं क्या करूंगा कि इस पे स्लोप निकालूंगा, क्या स्लोप, dy बाई dx। तो यहां पे जब आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप आपको पता होगा, 10th में पढ़ाया जाता है, स्लोप जो होता है m से डिनोट करते हैं, और क्या होता है dy बाई dx। ठीक, ये जो पॉइंट है, ये जो इतना जो छोटा सा पॉइंट है, इस थोड़ा सा आपको जूम करके बताया हूं तो बहुत ज्यादा है, जब इसको छोटा सा करके दिखाया जाएगा तो इसको पॉइंट को मैं बोलूंगा, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे dc है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, और जो टाइम है बहुत छोटा सा है, वो है dt। ठीक, तो कंसंट्रेशन भी बहुत छोटा सा है dc, और जो टाइम भी बहुत छोटा सा है वो है dt। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। जैसे किसी भी पॉइंट पे आपको उसका इंस्टेंटेनियस रेट पूछा जाए, सबसे उस पॉइंट पे आप पहले y एक्सिस और x एक्सिस में दो लाइन खींचेंगे, और छोटा छोटा करके x एक्सिस पे जैसे कंसंट्रेशन है तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बोलेंगे, dc मान लीजिए, और y एक्सिस में टाइम है तो आप थोड़ा सा टाइम मान लेंगे dt। अब वहां पे आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप का जो फॉर्मूला होगा वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो बताइए क्या मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट बोलूं तो कितना आएगा, बताइए। y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस दिखाई पड़ रहा है dt, और x एक्सिस पे dc कंसंट्रेशन है। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस जो रेट आएगा आपका, ये आएगा dc अपॉन dt। माइनस इसलिए लगा दिया हूं, माइनस आपको इसलिए लगा दिया हूं क्योंकि ये समय के साथ धीरे धीरे रिएक्टेंट का है, समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। इतनी बात क्लियर हुई। ये इंस्टेंटेनियस रेट है, जब आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो वहां पे अच्छे से क्लियर कराया जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल मैं इसी में आपको बता दे रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट भी, लेकिन जब आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा तो उसका इंस्टेंटेनियस रेट का अलग से ग्राफ बताया जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से आप प्रोडक्ट वाले में भी आप बता सकते हैं, आप इसी तरीके से क्या प्रोडक्ट वाले में भी ग्राफ बना सकते हैं। तो मैं एक ही जगह बताया हूं, अगर आप प्रोडक्ट वाले में बताएंगे ये ग्राफ, वहां पे भी आपको एक पॉइंट मानना पड़ेगा, आप ऐसे वहां पे भी लाइन खींचेंगे, वहां पे भी आपको दो लाइन खींचना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, और इसके बाद फिर आप यहाँ पे भी छोटा सा थोड़ा सा यहाँ आप मानेंगे और इधर भी थोड़ा सा मानेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे भी इसका क्या करेंगे, स्लोप लेंगे। ठीक है, और स्लोप लेंगे, जो भी आपका फॉर्मूला बनेगा वही इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला होगा, आर इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस डीसी अपॉन डीटी। डीसी इसलिए लिखा हो क्योंकि ये समय के साथ बहुत थोड़ा सा, इसलिए डी से, जबकि एवरेज में मैंने क्या लिखा था, डेल्टा लगाया था, क्या डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस में मैंने डी से लिखा है, थोड़ा सा है। ठीक, एक होता है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट कहने का मतलब जब शुरुआत में टाइम 0 था तो वहां पे जो रेट था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट का कोई मतलब ही नहीं होता है, अपने को दो ही रेट मेन होता है, फर्स्ट एवरेज रेट एंड सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, अब एक चीज होता है कि हम लोग किसी भी, आपको कोई रिएक्शन दे देगा तो उसका हम लोग को लिखना होता है कि आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए।
रिप्रेजेंटेशन करना होता है, उसका उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। ठीक, तो चलिए मैं आपको किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूं। तो यहां हेडिंग है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए कि रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives out 2NH3, ऐसे की रिएक्शन दिया है और आपको इसका क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, जिसका भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक, उसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन उसका टाइम में चेंजिंग। ठीक, तो अगर N2 के लिए बात किया जाए तो N2 का अलग से निकालेंगे, हाइड्रोजन के लिए निकालने बोले तो हाइड्रोजन का अलग से निकालेंगे, अमोनिया के लिए बोला जाए तो अमोनिया का हम लोग अलग से निकालेंगे। फिर पूरे रिएक्शन का बोला जाए तो सभी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन आया है सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, सबका बराबर कर देंगे। ठीक, तो जैसे यहां पे बोला जाए रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी या डेल्टा भी बोल सकते हो। तो डी, चूंकि ये दोनों रिएक्टेंट है, समय के साथ टाइम के साथ धीरे धीरे ये डिक्रीज होंगे, इसलिए यहां पे लगा दिया माइनस, तो माइनस डी N2 नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम चेंजिंग अपॉन डी टी। ठीक, बराबर लगा दिया क्योंकि पूरे रिएक्शन का रेट लिखना है। ये देखिएगा माइनस किसका कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन DH2 अपॉन DT। ये किसका कंसंट्रेशन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये किसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, नाइट्रोजन का। एक चीज और यहां पे बता दे रहा हूं कि जो ये आगे डिजिट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग बटे में लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहां पे 3 लिखा है तो इसको लिखेंगे माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगाया 1/3। तो 3 को अपन लोग क्या कर देंगे नीचे। फिर अब इसको लिखेंगे डी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अपॉन dt, ये हो गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया का इसका 2, बताइए अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट, तो अमोनिया का प्लस में लिखेंगे। हाँ, क्या यहाँ पे 2 इसका योमेट्रिक कोफिशिएंट है, हाँ, तो इसको मैं लिखूंगा 1/2। ओके, फिर इसके बाद होगा डी अमोनिया की कंसंट्रेशन अपॉन dt, ये हो गया। तो ये पूरे रिएक्शन का, इस रिएक्शन का क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लीजिए अमोनिया का रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, हाइड्रोजन का पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ये दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। या नाइट्रोजन का दिया है, हाइड्रोजन का पूछा है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंपेयर कर लेंगे। या नाइट्रोजन का दिया है, अमोनिया का पूछा है, तो नाइट्रोजन और अमोनिया का कंपेयर कर लेंगे। तो जी पहले हम लोग क्या करते हैं, उस रिएक्शन का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जिसका पूछा है और जिसका दिया है वो दोनों को आपस में कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है यूनिट, क्या, यूनिट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो होता है मोल पर वॉल्यूम होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन का क्या होगा, मोल पर लीटर, लीटर ऊपर जाएगा, लीटर की पावर -1, लीटर की पावर -1। और बताइए क्या नीचे सेकंड भी है, तो सेकंड भी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड -1। तो ये है यूनिट किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कभी बदलती नहीं है, कितना होता है, मोल लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1। क्या इतनी बात क्लियर हुआ, ठीक। चलिए इसके बाद इसको हम लोग प्रेशर के टर्म में चेंज करते हैं, मोल के टर्म में चेंज करते हैं, और भी चीजें ये सब अपने को पढ़ना होता है।
फिर इसके बाद ऐसे ही इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, पहले सिंपल, फिर इसके बाद थोड़ा सा मीडियम, फिर इसके बाद टफ क्वेश्चन, जैसे आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, ऑर्डर के बारे में, ठीक, फिर इन सब में डिफरेंस बताया जाता है। फिर इसके बाद आप लोग को बताया जाएगा कि काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक एक ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर क्या होता है वो पहले बता दिया जाएगा, फिर एक एक ऑर्डर को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट आप लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, फिर आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, इसके बाद आपको nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। अब मैं बात करूं, और इसके पहले पढ़ाया और भी जाता था, लेकिन इस बार सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, तो वो भी बता दे रहा हूं, सिलेबस से रिमूव क्या किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा दिया गया इस बार सिलेबस से। बोर्ड में हटाया गया है, कंपटीशन में नहीं हटाया गया है। तो आपके जेई या नीट का जब एग्जाम होगा तो उसमें बिल्कुल आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको पहले अपने बोर्ड पे फोकस करना है, फिर आप अपने कंपटीशन पे तैयारी करिएगा। अगर आपका बोर्ड अच्छा नहीं होगा तो आप जेई का पेपर नहीं दे सकते हैं। नीट का पेपर फिलहाल आप दे ही सकते हैं, बट आपको जेई का पेपर देने को नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज आप अपने बोर्ड पे फोकस जरूर करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो इस बार सिलेबस से केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट हटाया गया है वो है आर्हेनियस इक्वेशन एंड वॉल्ट हॉफ इक्वेशन, ठीक। इसमें हम लोग कोलिजन थ्योरी, ये सब पार्ट हटा दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, केमिकल काइनेटिक्स का मेन टॉपिक यही ही था। और जो अभी टॉपिक बचे हैं जो नहीं हटाए गए वो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा टफ था, टफ पार्ट था, तो टफ पार्ट को हटा दिया गया है। इसलिए मैं बोल सकता हूं केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही सिंपल पार्ट बचा हुआ है। ये जो अभी थोड़ा सा था वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया केमिकल काइनेटिक्स का, मुझे लगता है आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आएगा ही। और अगर नहीं भी आता है तो जब मैं आपको लाइव क्लास में धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा। और लाइव क्लास हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा THI एजुकेशन चैनल पे। ओके।